रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 22 राजकुमारी की शिवांगी की दो शर्तें। पिछले भाग में रुद्रांश ने शिवांगी का इलाज करने के लिए एक गोली बनाई, जिससे उसने राजकुमारी शिवांगी को खिला दिया। इसके बाद वह दूसरी पत्थर पर जाकर सो गया। अब आगे ध्रुव की बातें सुनकर विभान ध्रुव की तरफ अविश्वास के साथ देखने लगा। जब ध्रुव ने विभान की प्रतिक्रिया देखी तो वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। ध्रुव को मुस्कुराता हुआ देखकर विभान ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उसको कुछ हो जाएगा? जिसे सुनकर ध्रुव भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। वैसे तो मुझे भी यह चिंता नहीं है। हो सकता है रुद्रांश भाई को कुछ मेरी जरूरत पड़े, पर जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वह कभी भी ऐसे काम कभी नहीं करते जिसमें उनकी जान को खतरा हो। इसका मतलब यह है कि उनको विश्वास है कि वह उस काले चीते को हरा सकते हैं। जब विभान ने ध्रुव की बात सुनी तो उसने मन ही मन बोला, लगता है इसको अपने बड़े भाई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। फिर उसने ध्रुव से बोला, पर तुम्हें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो जानवर मेरे रक्षित भाई, जो कि अभी मूलाधार चक्रीय योद्धा हैं, उनसे बचकर वह भाग सकता है, तो फिर तुम्हारे भाई जो कि अभी सिर्फ 7वें पड़ाव का योद्धा है, वह कैसे काले चीते को मार पाएगा? विभान की बात सुनकर ध्रुव भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। तुम बात तो सही बोल रहे हो, पर मुझे पूरा भरोसा है। रुद्रांश भाई कोई साधारण इंसान नहीं है, वो अपने स्तर के योद्धाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वैसे भी मैं उन्हें ढूंढने ही बला था, पर क्योंकि रुद्रांश भाई ने मुझे तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए बोला था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और अभी तो रात भी हो गई है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकता। जिसे सुनकर विभान भी अपना सर हिला देता है। फिर विभान ध्रुव की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तुमने तो बिल्कुल सही बोला है, अभी रात हो गई है और रात को हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, और वैसे भी मेरे चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वरना मैं भी अपने दोस्तों को ढूंढने चला जाता। जिसे सुनकर ध्रुव भी अपना सर हिला देता है। इसके बाद विभान और ध्रुव की बातें बंद हो जाती हैं और फिर दोनों आराम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह चारों तरफ सूरज की कोमल किरणें धरा की सुंदरता बढ़ा रही थी। इसी समय जंगल के किसी एक गुफा के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर सोए हुए थे। वह लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, गठीला बदन और तेजवान दिख रहा था। वह कोई और नहीं रुद्रांश था। वह गुफा में अभी तक सोया हुआ था। जैसे ही चारों तरफ उजाला हुआ, रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलकर एक अंगड़ाई लिया। फिर वह अपनी आंखें रगड़ते हुए उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। तब उसको सब कुछ पहले जैसा ही लगा। उसने देखा कि उसके बगल वाले पत्थर में एक सुंदर सी परी जैसी लड़की सोई हुई थी, जिसका चेहरा देखते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने जब उस लड़की को ध्यान से देखा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उसका चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, उसकी त्वचा बिल्कुल दूध की तरह सफेद, देखने में अनुपम सुंदर दिख रहा था। रुद्रांश उठकर उस लड़की के पास गया और जब उसने उस लड़की के चेहरे को नजदीक से देखा तो वह देखता ही रह गया, और फिर अपने हाथ को उसके चेहरे पर लाकर उसके चेहरे पर पड़ी हुई बाल को हटने लगा, जिससे उसका हाथ लड़की के चेहरे को छू गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवांगी थी। रुद्रांश अभी शिवांगी के चेहरे को देख ही रहा था कि तभी शिवांगी आंखें धीरे धीरे हिलने लगी और फिर अचानक से उसकी आंखें खुल गई। अचानक से शिवांगी की आंखें खुलने से रुद्रांश, जो कि उसको बहुत ही नजदीक से देख रहा था, वह अचानक से हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर शर्म, घबराहट और बेचैनी तीनों भावनाएं दिख रही थी। इधर जब शिवांगी ने अपनी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसके सामने रुद्रांश था, जिसे देखकर वह थोड़ी सी चकित हो गई। पर फिर जब शिवांगी ने रुद्रांश के चेहरे का भाव देखा तब वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं। दरअसल शिवांगी पहले से ही जाग चुकी थी, पर जब उसने रुद्रांश को देखा कि वह उसी की तरफ आ रहा है, तब उसने सेने का नाटक किया था। रुद्रांश अभी जिस हालत में था, उसकी हालत देखकर किसी को भी हंसी आ जाती। फिर वह उस चट्टान से उठकर उसके ऊपर बैठ गई। फिर अपने आप को संभालते हुए अपने चेहरे के भाव को नहीं बदला और थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए रुद्रांश की तरफ देखने लगी। रुद्रांश ने जब शिवांगी के चेहरे का भाव देखा तब वह घबरा गया। उसने घबराते हुए पीछे हट गया और अपने हाथ हिलाते हुए शिवांगी की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, राजकुमारी, राजकुमारी। वह मेरा। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ऊपर से शिवांगी के गुस्सेल भाव देखकर उसके हालात और भी ज्यादा खराब हो रही थी।
जब शिवांगी ने रुद्रांश की हालत देखी तो वह मन ही मन हंसने लगी, पर अपने चेहरे पर वह हंसी आने नहीं दिया। शिवांगी को देखते हुए रुद्रांश एक गहरी सांस लिया और फिर बोला, राजकुमारी शिवांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बिना अनुमति के छुआ। रुद्रांश की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर शिवांगी मन ही मन हंस रही थी। पर फिर उसने सोचा, चलो कुछ और मस्ती मजाक कर लेते हैं रुद्रांश के साथ। इसके बाद शिवांगी थोड़ा नाराज होने का दिखावा करते हुए बोली, रुद्रांश, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुमने मुझे बिना अनुमति के छुआ है। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जब रुद्रांश ने ये सुना तब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बन गई। उसने मन ही मन अपने आप से ही गुस्सा करते हुए बोला, रुद्रांश, तू गधा है। क्या पड़ी थी तुझे राजकुमारी के पास जाने की, अब भुगत। इतना सोचकर वो शिवांगी की तरफ देखकर कुछ बोलने ही बाल था कि तभी शिवांगी बोल पड़ी, हालांकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें आज माफ करती हूँ। पर आइंदा से अगर ऐसा किया। वह आगे कुछ बोलती कि तभी रुद्रांश बीच में बोल पड़ा, राजकुमारी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रुद्रांश की बातें सुनकर शिवांगी मन ही मन जोरों से हंस रही थी। फिर शिवांगी ने रुद्रांश की तरफ देखकर थोड़ा इतराते हुए और घमंडी लहजे में बोली, अगर तुम अपनी बातों पर कायम रहोगे तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। जिसे सुनकर रुद्रांश अपनी सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह शिवांगी की तरफ देखकर बोलता है, राजकुमारी, हम कल से यहाँ पर है। अब हमें बाहर जाना चाहिए। सभी को आपकी चिंता हो रही होगी। जिसे सुनकर शिवांगी भी थोड़ा गंभीर हो गई और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल तुमने सही बोली, हाँ हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर वो उस पत्थर से खड़ी हो गई और फिर गुफा के द्वारा की तरफ बढ़ने लगी। जब रुद्रांश ने देखा कि शिवांगी बाहर जाने लगी है तब वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। इधर शिवांगी आगे बढ़ते हुए रुद्रांश से चिंतित स्वर में बोली, रुद्रांश, क्या तुमने मेरे दोस्तों को देखा? जिस पर रुद्रांश अपना सर ना में हिला दिया और फिर कल जो कुछ भी उसने देखा वह सब बताने लगा। रुद्रानंद ने शिवांगी से उसकी उस काले भेड़िया से लड़ाई और फिर कैसे रक्षित बेहोश हो गया और उसको ध्रुव अपने साथ ले गया और फिर वह कैसे उस काले चीते को मारने के लिए उसके पीछे चला आया, सब बताया। जिसे सुनकर शिवांगी चौंक गई। उसने मन ही मन अपने आप से बोली, तो ये छिपकर मैं देख रहा था। फिर शिवांगी रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम छिपकर हमारी लड़ाई देख रहे थे? जिसे सुनकर रुद्रांश अपने सर को खुजलाते हुए शर्मिंदगी से सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। रुद्रांश को देखकर शिवांगी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और अगर तुम सच में हमें लड़ते हुए देख रहे थे तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं किया? जिसे सुनकर रुद्रांश थोड़ा गंभीर हो गया और फिर शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, राजकुमारी, पहली बात आप कुलीन परिवार से हैं और मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। और आपको पता ही है यहाँ पर कुलीन परिवार के सदस्य हमेशा गरीबों को हेय दृष्टि से ही देखते हैं। और वैसे भी क्या आपको लगता है कि मैं एक साथ में पड़ाव का योद्धा उस काले चीते के साथ लड़ाई कर सकता था? और कल उस काले चीते को मैं इसलिए हर पाया क्योंकि वह पहले से ही घायल हो चुका था। नहीं तो वह काला चीता मुझे ही मार देता। जिसे सुनकर शिवांगी चुप हो गई। वह भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्रांश बिल्कुल सही बोल रहा है। पर तभी उसको कुछ याद आया। फिर शिवांगी रुद्रांश की तरफ देखते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, वैसे रुद्रांश, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास दोहरी युद्ध आत्मा है। जब रुद्रांश ने शिवांगी की बात सुनी तब वह हड़बड़ा गया। फिर उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शिवांगी से बोला, राजकुमारी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास कोई भी दोहरी युद्ध आत्मा नहीं है। जिसे सुनकर शिवांगी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, रुद्रांश, मुझसे झूठ मत बोलो, कल मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे ड्रैगन की युद्ध आत्मा को उस काले चीते से लड़ते वक्त। जब रुद्रांश ने शिवांगी की बात सुनी तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने कल गुस्से में उस काले चीते को मारने के लिए अपनी दोनों युद्ध आत्मा का इस्तेमाल किया था। तब उसको इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके पीछे राजकुमारी भी है। जब रुद्रांश को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तब उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भारी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, रुद्रांश, तू गधा है, बेवकूफ है। तुझे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे पीछे एक लड़की है जो कि तुम्हारी युद्ध आत्मा को देख रही है। अभी वह अपने आप को 10 थप्पड़ मारना चाहता था, पर वह अभी कर भी क्या सकता था क्योंकि उसका भांडा पहले से ही फूट चुका है।
रुद्रांश ने इतना सोचकर शिवांगी की तरफ एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ देखने लगा। इधर शिवांगी को भी यह बात पता थी कि दोहरी युद्ध आत्मा दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आज तक बहुत ही कम ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके पास दोहरी युद्ध आत्मा है, और जिनके पास भी दोहरी युद्ध आत्मा होती है उनकी युद्ध क्षमता अपने स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक होता है। और इसकी वजह से बहुत से ऐसे योद्धा होते हैं जो कि ऐसे ही दोहरी युद्ध आत्मा वाले योद्धाओं को मार डालना चाहते हैं, जिससे उनको भविष्य में कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी ना मिले। इधर रुद्रांश शिवांगी की तरफ देखते हुए एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, राजकुमारी, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल चुका है, इसलिए क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जिसे सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, और फिर वह रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोलती है, रुद्रांश, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये राज रखूंगी, पर तुम्हें मुझसे 2 शर्तें माननी पड़ेगी। इतना कहकर शिवांगी रुद्रांश की तरफ गौर से देखने लगी। जब रुद्रांश ने शिवांगी की पहली बात सुनी तब वह खुश हो गया, पर जब उसने शिवांगी की आखिरी बात सुनी तब उसके चेहरे पर चिंता छा गई। फिर उसने इसी चिंता के साथ वह शिवांगी की तरफ देखने लगा। उनकी तरफ देखते हुए रुद्रांश शिवांगी से हिचकिचाते हुए पूछा, बताइए राजकुमारी, आपकी क्या शर्त है? जिसे सुनकर शिवांगी खुश हो गई। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखा और बोली, आज से तुम कभी भी मुझे राजकुमारी कहकर नहीं बुलाओगे। आज के बाद से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। इतना कहकर वो रुद्रांश की तरफ देखने लगी। जब रुद्रांश ने शिवांगी की बात सुनी तब उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि शिवांगी उससे ऐसी कोई शर्त रखेगी। फिर उसने शिवांगी की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर अपना सर हाँ में हिला दिया। शिवांगी ने जब और रुद्रांश को अपनी बात के लिए हाँ में भरता हुआ देखा तब वह खुश हो गई और फिर अपना सर हिला दिया। पर उसने अपनी खुशी के भाव अपने चेहरे पर नहीं लाया। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए आगे बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपने दोनों युद्ध आत्माओं के बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा। दरअसल राजकुमारी शिवांगी ने जब पहली बार रुद्रांश के माया पक्षी की युद्ध आत्मा को देखा था, तब से वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। पर जब कल रुद्रांश ने अपने ड्रैगन की युद्ध आत्मा को बाहर निकाला तब राजकुमारी को रुद्रांश की शक्तियों के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गई, क्योंकि उनके पास भी एक ड्रैगन की युद्ध आत्मा थी, पर वह ड्रैगन सुनहरा ड्रैगन था, जबकि रुद्रांश का ड्रैगन एक बैंगनी ड्रैगन था। और शिवांगी की ड्रैगन एक सुनहरी रोशनी से हमला करती थी, जबकि रुद्रांश का ड्रैगन बैंगनी बिजली से हमला करता था। इस वजह से राजकुमारी शिवांगी उन दोनों युद्ध आत्माओं के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ी ही ज्यादा अधीर दिख रही थी, खासकर उस ड्रैगन की युद्ध आत्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। जब रुद्रांश ने राजकुमारी शिवांगी की बात सुनी तब वह खुद को और भी ज्यादा कोसने लगा, क्योंकि किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा राज उसकी शक्तियां ही होती थी। अगर कोई योद्धा अपनी शक्तियों के बारे में किसी को बता दे तो इसका मतलब वह अपनी सारी कमजोरी उस इंसान को बता रहा है। इतना सोचकर रुद्रांश गंभीरता से शिवांगी की तरफ देखने लगा और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, राजकुमारी, क्या इसके बदले में आप कुछ और मांग सकती है मुझसे? जिसे सुनकर शिवांगी आंखें तरेरते हुए रुद्रांश की तरफ देखने लगी। रुद्रांश शिवांगी की निगाहों को अपनी तरफ होता हुआ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए बोला, राजकुमारी, आप मुझे गलत मत समझिए, आप भी एक योद्धा है, तो आप मेरी हालत तो समझ ही सकती है। किसी भी योद्धा के लिए अपनी शक्तियों का खुलासा किसी और के सामने करना मतलब अपनी कब्र खुद खोलना है। अगर आपको कोई अपने शक्तियों के बारे में बताने को बोले तो क्या आप उसको अपने शक्तियों के बारे में बता देंगी? और इस बात पर तो आप भी सहमत होंगी कि अगर आपके शक्तियों का राज गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा? जब शिवांगी ने रुद्रांश की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित निगाहों से रुद्रांश की तरफ देखने लगी। उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कोई शक्तिनगर राज्य की राजकुमारी को कुछ बताने से मना कर रहा है। पर फिर उसने अपने दिमाग में गहराई से सोचा तब उनको भी रुद्रांश की बातों बिल्कुल सही लगी। वह भी सोचने लगी, किसी भी योद्धा के लिए अपने शक्तियों का खुलासा करना उसके लिए कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। इतना सोचकर वह मन ही मन खुद से बोली, ये रुद्रांश है तो बहुत ही होशियार और इसकी यही बात तो मुझे पसंद है। इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने खुद को संयमित करते हुए रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, बात तो तुमने सही कही है, पर अगर तुम इस शर्त को नहीं मान सकते तो तुम्हें इसके बदले एक दूसरा शर्त पूरा करना पड़ेगा।
और वह शर्त यह है कि तुम्हें जब भी मैं कहूं तब तुम्हें मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। इसे सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने मन ही मन सोचा, चलो जान छुटी, कम से कम अब मुझे अपनी शक्तियों को उजागर करना नहीं पड़ेगा। इतना सोचकर रुद्रांश शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर शिवांगी भी खुश हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, रुद्रांश, भले ही तुमने अपने युद्ध आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर दोहरी युद्ध आत्मा होने की वजह से भविष्य में तुम एक महान योद्धा बन सकते हो, और तुमसे अच्छा रक्षक मुझे और कहाँ मिलेगा। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश और ध्रुव के अभ्यास स्थल में, वहां पर रक्षित और विभान अब तक जाग चुके थे। कुछ समय पहले ही रक्षित को होश आया था। होश आते ही रक्षित ने ध्रुव को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा, जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर दिला दिया। इसके बाद उन सभी ने ये निर्णय किया कि वह एक साथ मिलकर अपने अपने दोस्तों को ढूंढेंगे। इतना सोचकर सभी लोग जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढने लगे। कुछ ही घंटों में उनको राजकुमारी के समूह के 2 सदस्य मिल गए, जिनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का। दरअसल वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मयंक था। उसको देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक गुस्सा आ गया। इधर मयंक भी ध्रुव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके चेहरे पर भी नाराजगी दिखने लगी, पर उसने अभी कुछ भी नहीं बोला। इधर रक्षित ने भी उन दोनों की मध्य इस गर्मा गर्मी को महसूस कर लिया था, जिससे उसको यह अंदाजा लगा गया कि ध्रुव पहले से ही मयंक को जानता है और वह उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करता है, पर उसने अभी उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वे सब फिर से बाकी लोगों को ढूंढने लगे। कुछ समय ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो सब उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर श्रुतिका और शिवांगी का सामना उस काले चीते से हुआ था। जब वह सब वहां पहुंचे तो उनको वहां एक बड़े से चट्टान के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई दिखी। तब उन सभी ने देर ना करते हुए उस लड़की के पास पहुंच गए। जब वो सब वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वह लड़की बहुत ही ज्यादा घायल है। सब उस लड़की को पहचान गए। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रुतिका थी। श्रुतिका को देखकर विभान जल्दी से उसको उठाते हुए उस पत्थर के सहारे बिठा दिया। इसके बाद उसने उसके सांस की जांच किया, जिससे उसको पता चला कि अभी भी वह जिंदा है, बस वह बेहोश हो गई है। इसके बाद ध्रुव ने अपने जेब से एक गोली निकालकर उसके मुंह पर रख दिया। इसके कुछ समय बाद विभान ने थोड़ा पानी हाथ में लेते हुए श्रुतिका के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे उसके कुछ समय बाद होश आने लगा। जब वह पूरी तरह होश में आई तब उसने देखा कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हुए थे और उसके चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। जब उसने उन सभी को देखा तब वह इनमें लगभग सभी को पहचान गई। उनको पहचानते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने इसी मुस्कुराहट के साथ उन सभी की तरफ देखते हुए बोली, विभान भाई, रक्षित भाई, क्या आप हैं? जिस पर विभान मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है तुम होश में तो आए। फिर उसने एक गंभीर स्वर में बोला, श्रुतिका, शिवांगी कहाँ है? जिसे सुनकर श्रुतिका के चेहरे पर अभी जो मुस्कान आ गई थी वह एक ही झटके में गायब हो गई। फिर उसने पूछा, क्या शिवांगी आपके साथ नहीं है? मैंने सोचा कि वह आपके साथ है। श्रुतिका की बात सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए। फिर रक्षित ने श्रुतिका की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, शिवांगी हमारे साथ नहीं है। पर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो लड़ाई से पहले ही भाग गए थे ना? जिस पर श्रुतिका अपना कर हिलाते हुए वह सभी बातें बताती है जो उनके भागने के बाद उनके साथ हुआ था। जब सभी ने श्रुतिका की बात सुनी तब उन सभी के चेहरे चिंता छा गई। फिर ध्रुव बोला, वैसे क्या तुमने मेरे बड़े भाई को देखा? जिसे सुनकर सभी का ध्यान ध्रुव की तरफ चला गया। जब श्रुतिका ने ध्रुव की तरफ देखा तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके सारे दोस्तों के साथ एक और लड़का भी है जिसको वह नहीं जानती थी। इसलिए वह थोड़ा असमंजस में। तभी रक्षित ने श्रुतिका के चेहरे के भाव को देखकर समझ गया कि श्रुतिका क्या सोच रही है। इसके बाद उसने ध्रुव की परिचय देते हुए बोला, श्रुतिका, ये ध्रुव है, इसने ही हमारी और तुम्हारी भी जान बचाई है। इसे सुनकर श्रुतिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए उसका धन्यवाद किया, जिस पर ध्रुव ने अपना सर हिला दिया। फिर ध्रुव ने श्रुतिका की तरफ देखते हुए फिर से पूछा, क्या आपने किसी लड़के को देखा है जो कि काले कपड़े पहना हुआ हो? ध्रुव की बात सुनकर श्रुतिका अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आती है, रक्षित भाई, विभव भाई। इसे सुनकर सभी का ध्यान उस आवाज की तरफ हो जाता है। जब सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं तब उनको दिखाई देता है कि एक सुंदर सी लड़की और एक लड़का साथ में उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर सभी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है।
दरअसल वह दोनों लड़का और लड़की कोई और नहीं रुद्रांश और शिवांगी थे। क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश निभा पाएगा राजकुमारी की दोनों शर्तों को? क्यों राजकुमारी ने रुद्रांश के सामने रखी दो शर्तें? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 23 नीलामी घर। पिछले भाग में कुछ देर तक ढूंढने के बाद राजकुमारी के समूह और ध्रुव सभी एक जगह पर मिले। कुछ समय बाद रुद्रांश और शिवांग एक साथ उनके पास पहुंचे। अब आगे जब सभी ने शिवांगी को अपनी तरफ आते हुए देखा, तब सबके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। इधर ध्रुव भी रुद्रांश के पास आ गया और उसे गले लगा लिया। रुद्रांश भाई, वैसे आपने क्या उस काले चीते को मार दिया? ध्रुव ने रुद्राक्ष के कान में धीरे से बोला। जिसे सुनकर रुद्रांश मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखने लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इधर मयंक जब रुद्रांश को शिवांगी के साथ देखा तब उसके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो मयंक और भी ज्यादा रुद्रांश को मारना चाहता था। दूसरी तरफ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए और थोड़ी चिंता के साथ विभान शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, बहन क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनकर शिवांगी जल्दी से जाकर विभान के गले लग गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, विभान भाई आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वह विभान से अलग हुई। फिर बाकी श्रुतिका से भी गले मिली। इधर सूतिका भी शिवांगी से मुस्कुराते हुए गले मिली। फिर शिवांगी रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, रुद्रांश ने मुझे बचा लिया। जब सभी ने शिवांगी की बात सुनी तब उनका ध्यान भी रुद्रांश की तरफ चला गया। जब मयंक ने शिवांगी की बात सुनी तो वह मन ही मन रुद्रांश को गालियां देने लगा और दांत पीस कर रह गया। जब रक्षित ने शिवांगी की बात सुनी तो उसका ध्यान भी रुद्रांश की तरफ चला गया और फिर वह रुद्रांश की तरफ ध्यान से देखने लगा। शिवांगी की बात सुनकर विभान ने रुद्रांश की तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर उसको देखते हुए बोला, तो तुम हो रुद्रांश? तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत सी बातें सुनी है और अब मुझे लगता है वह सभी बातें बिल्कुल सही है। जब शिवांगी ने विभान की बात सुनी तो वह हैरानी से विभान की तरफ देखकर बोली, भाई क्या आप रुद्रांश को पहले से ही जानते हैं? जिस पर विभान शिवांगी की तरफ देखते हुए ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए बोला, रुद्रांश के बारे में मुझे उसने बताया था। जब शिवांगी विभान के इशारे करने की दिशा में देखा तब उसके मुंह से अनायासी ध्रुव का नाम निकल गया। ध्रुव, तो तुमने रुद्राक्ष के बारे में दीवान से बताया? जिसे सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। जब राजकुमारी ने ध्रुव को देखा तो उसको कोई आश्चर्य न हुआ क्योंकि उसे रुद्रांश ने पहले से ही बताया था कि ध्रुव और वो यहाँ पर अभ्यास करने आए थे। और उसके बाद क्या क्या हुआ? फिर विभान ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, वैसे रुद्रांश उस काले चीते का क्या हुआ? मैंने सुना कि वह काला चीता रक्षित भाई से बचते हुए भाग गया था और उसके बाद शिवांगी के पास पहुंच गया था। विभान की बात सुनकर रुद्रांश कुछ उत्तर देता कि तभी शिवांगी बीच में बोल पड़ी, विभान भाई उस काले चीते को तो रुद्रांश ने मार दिया। जब शिवांगी की बात सभी ने सुनी तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और रुद्रांश की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई अजूबा हो। जब रक्षित और विभान ने उसकी बात सुनी तो वह खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाए। जब रक्षित ने शिवांगी की बात सुनी तब उसने हैरानी से रुद्रांश की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपनी ऊर्जा शक्ति से रुद्रांश के शरीर की जांच करने लगा। जब उसने रुद्रांश की जांच की तब उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और फिर वह चकित होकर रुद्रांश की तरफ एकटक देखने लगा। दरअसल उसने जब रुद्रांश के शरीर की जांच की तब उसको पता चला रुद्रांश सिर्फ साधारण मनुष्य स्तर के 8वें पड़ाव का योद्धा है। ये जानने के बाद उसको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस जानवर को एक मूलाधार चक्रीय योद्धा और एक 9वें पड़ाव का योद्धा मिलकर भी नहीं हरा पाए, उसे एक 8वें पड़ाव के योद्धा ने मार दिया। मयंक ने तो ये बात सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। विभान की भी हालत बिल्कुल रक्षित की तरह ही थी। फिर वह रुद्रांश की तरफ देखते हैं हैरानी के साथ बोला, रुद्रांश क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या कोई 7वें पड़ाव का योद्धा एक दूसरे स्तर के जानवर को मार सकता है भला? विभान की बात सुनकर रक्षित की आंखें सिकुड़ गई और फिर वह विभान की तरफ देखते हुए बोला, विभान तुम गलत हो, रुद्रांश 7वें नहीं बल्कि 8वें पड़ाव का योद्धा है। जब विभान ने रक्षित की बात सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। इधर ध्रुव भी रक्षित की बात सुनकर हैरानी से रुद्रांश की तरफ देखने लगा। जब रुद्रांश ने सबकी नजर अपनी तरफ होते हुए देखा तब उसने शर्म से मुस्कुराते हुए अपनी सर के पीछे हाथ लाते हुए सबसे बोला, दरअसल मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि लड़ाई के बाद अचानक से मेरी ताकत बढ़ गया।
जब सभी ने रुद्रांश की बात सुनी तब सबको उसकी बात पर भरोसा हो गया। वे सभी जानते थे कि कभी कभी जीवन मृत्यु के क्षणों में योद्धा की ताकत बढ़ जाती है। जब विभान ने रुद्रांश की बात सुनी तब उसने भी यही सोच, फिर वह रुद्रांश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी यह काम संभव लगता है। कोई 8वें पड़ाव का योद्धा भी उस काले चीते को नहीं मार सकता है। जिसे सुनकर शिवांगी बोली, भाई आप रुद्रांश को नहीं जानते, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसका युद्ध स्तर चाहे जितना भी हो पर यह अपने से अधिक ताकतवर योद्धाओं को भी हरा सकता है। जब विभाग ने शिवांगी की बात सुनी तब उसकी उत्सुकता रुद्रांश की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गया। इधर रक्षित भी रुद्रांश की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ उसको ही पता होगा। फिर विभान ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार रुद्रांश के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। इसे सुनकर राजकुमारी के सभी साथी उसकी तरफ रुचि लेकर देखने लगे। जब रुद्रांश ने विभिन्न की बात सुनी तब उसने विवान की तरफ देखते हुए बोला, विवान भाई लगता है आप मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हैं। मैं भी आपकी की तरह एक साधारण योद्धा हूं। मैंने उस काले चीते को मार पाया क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था। रुद्रांश की बात सुनकर शिवांगी भी विवान की तरफ देखते हुए बोली, विवान भाई रुद्रांश बिल्कुल सही बोल रहा है। और वैसे भी हमें इस जंगल में आए बहुत समय हो गया है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। शिवांगी की बात सुनकर विभान बोला, ठीक है शिवांगी, अगर तुम कह रही हो तो हम वापस लौट चलते हैं। इसके बाद वह रुद्रांश की तरफ देखते हुए एक दोस्ताना मुस्कान के साथ बोला, पर मैं अभी भी रुद्रांश के साथ एक लड़ाई चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी रुद्रांश के साथ लड़ लेंगे। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और अपने साथियों के पास चला गया। सभी को चिल्लाकर बोला, अब हमें लौटना है, सभी तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर सभी ने अपना सर हिला दिया और लौटने की तैयारी करने लगे। इसके बाद रक्षित, जो कि रुद्रांश को गौर से देख रहा था, रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? जिसे सुनकर रुद्रांश रक्षित की तरफ देखने लगा और फिर उसकी तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसे देखकर रक्षित अपना सर हिलाते हुए रुद्रांश से बोला, अच्छी बात है, तो चलो प्रतियोगिता में मिलते हैं। इतना कहकर वह सभी वापस मुड़ गए और वहां से चले गए। जब रुद्रांश ने रक्षित की बात सुनी तो वह अवाक रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि रक्षित के कहने का मतलब क्या था। पर फिर रुद्रांश उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर ध्रुव की तरफ देखने लगा। इधर ध्रुव भी रुद्रांश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए रुद्रांश से बोला, वैसे रुद्रांश भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने उस काले चीते को मार दिया। जिसे सुनकर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने अपना हाथ झटका, जिसे उसके हाथ में एक काला स्टोन निकल कर आया। जब ध्रुव ने उस काले स्टोन को देखा तो उसकी आंखें में एक चमक नजर आने लगी। वह एकटक उस काले पत्थर को देखने लगा। जब रुद्रांश ने ध्रुव की निगाहों को उस काले स्टोन की तरफ होता हुआ देखा तब उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव वो तो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि वह काला चीता पहले से ही बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे उसे मारने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनी तो रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्रांश भाई चाहे आप जो कुछ भी बता लो पर बात तो यह है ना कि आपने उस काले चीते को मार दिया। कितना कहकर वो मुस्कुराने लगा। इधर रुद्रांश भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर दोनों अपने जगह पर चले गए। 1 महीने बाद आज रुद्रांश अपना अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक तरह की गोली बना रहा था। कुछ समय ऐसे ही हांडी के सामने गोलियां बना ही रहा था। तभी उसके कड़ाही में एक काले रंग का गोली दिखने लगा, जिसे देखकर रुद्रांश खुश हो गया। उसने खुश होकर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रांश की हंसी सुनकर ध्रुव भी रुद्रांश के पास पहुंच गया। रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्रांश भाई आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? जिस पर रुद्रांश हंसना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगा और फिर अपनी कड़ाई से वह काले रंग की गोली निकालकर ध्रुव की तरफ दिखाते हुए बोला, ये देखो ध्रुव, ये गोली। जब ध्रुव ने उसे गोली को देखा तब उसको उस गोली में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इसी वजह से वह रुद्रांश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। जब रुद्रांश ने ध्रुव के चेहरे का भाव देखा तब उसने उस गोली को ध्रुव को दिखाए और बोला, ध्रुव ये कोई साधारण गोली नहीं है, यह एक ऐसी गोली है जिसे अगर कोई खा ले तो उसके शरीर की शक्तियां 2 पड़ाव से बढ़ जाएगी।
इसे मैंने उस काले चीते की काले स्टोन की मदद से बनाया है। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनी तब वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया। वह इसी आश्चर्य के साथ रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, क्या बोल रहे हो रुद्रांश भाई, क्या ये सच में 2 पड़ाव तक किसी भी योद्धा की शक्ति 2 पड़ाव तक बढ़ा सकती है? इसे सुनकर रुद्रांश अपनी सर हाँ में हिला दिया। इधर ध्रुव सोचने लगा, अगर मैं ये गोली अभी खा लूं तो मेरा शक्ति स्तर 2 पड़ाव से बढ़ जाएगा और मैं मूलाधार चक्रीय योद्धा बन जाऊंगा। इतना सोचकर वो रुद्रांश की तरफ देखने लगा और उससे वह गोली मांगने ही वाला था कि तभी रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, हालांकि यह सिर्फ किसी ऐसे योद्धा का शक्ति स्तर बढ़ा सकता है जिसका युद्ध स्तर स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच गया हो या फिर उससे कम स्तर पर हो। और इस गोली का असर भी कुछ ही समय के लिए होता है। अगर कोई स्वादिष्ठान चक्रीय योद्धा इस गोली का सेवन करता है तो इसका असर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रहेगा। लेकिन उससे कम स्तर का योद्धा अगर इस गोली का उपयोग करता है तो इसका असर थोड़ी ज्यादा देर तक चल सकता है। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनी तो वह मायूस हो गया। वह सोच रहा था कि यह गोली उसकी ऊर्जा स्तर को हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। पर फिर ध्रुव ने इस बात की कोई ज्यादा फिक्र नहीं किया और फिर रुद्रांश की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा और फिर रुद्रांश से पूछा, वैसे रुद्रांश भाई, क्या आप ये गोली अपने लिए बना रहे हैं? जिस पर रुद्रांश बोला, नहीं। जिसे सुनकर ध्रुव आश्चर्यचकित हो गया और रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, पर क्यों? जिस पर रुद्रांश बोला, हम इस गोली को नीलामी घर में नीलाम करेंगे। जिसे सुनकर ध्रुव कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर ध्रुव इसी असमंजस के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने आप को शांत किया और रुद्रांश से बोला, पर हम नीलामी घर में जाएंगे कैसे? ध्रुव की निगाहों को अपनी तरफ होता हुआ देखकर रुद्रांश मुस्कुराते हुए ध्रुव से बोला, ध्रुव तुम भूल गए ना? ध्रुव बोला, क्या? मैं क्या भूल गया? जिस पर रुद्रांश बोला, आज 2 महीने पूरे हो गए हैं और आज हमें नीलामी घर जाना है। इसे सुनकर ध्रुव को भी याद आया कि कालिंदी सिंह ने उस दिन उनको क्या कहा था। इसे याद करते ही ध्रुव रुद्रांश की तरफ देखकर अपना सर हिला दिया। इसके बाद रुद्रांश बोला, अब चलो तैयार हो जाओ, हमें नीलामी घर की तरफ निकालना है। जिसे सुनकर ध्रुव अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों तैयार हो गए और जंगल से बाहर निकल गए। कुछ ही दूर चलने के बाद ध्रुव ने रुद्रांश से बोला, वैसे रुद्रांश भाई, आप इस गोली को नीलम क्यों करना चाहते हैं? जिस पर रुद्रांश बोला, ध्रुव हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम इस गोली को नीलाम करने जा रहे हैं। इस पर ध्रुव बोला, पर रुद्रांश भाई, हमारे पास ऊर्जा पत्थर तो हैं। जिसे सुनकर रुद्रांश बोला, हाँ हमारे पास ऊर्जा पत्थर हैं, पर हम उस ऊर्जा पत्थर को हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि शक्तिनगर राज्य में उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। और वैसे भी ऊर्जा पत्थर की ऊर्जा से हम अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें ऊर्जा पत्थर का इस्तेमाल कुछ खरीदने के लिए नहीं कर सकते। जिसे सुनकर ध्रुव भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर कुछ समय ऐसे चलने के बाद एक सुनसान जगह पर दोनों ने अपने आप को काले कपड़ों से ढक लिया। उसके बाद दोनों नीलामी घर की तरफ चलने लगे। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद रुद्रांश और ध्रुव नीलामी घर पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उस नीलामी घर की तरफ जा रहे हैं। इसे देखकर रुद्रांश और ध्रुव उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद रुद्रांश को 2 दरवाजे देखी। एक दरवाजे की तरफ बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरे द्वार पर बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। उस कम लोग जाने वाले द्वारा पर 2 गार्ड सभी को कुछ दिखाने को बोल रहे हैं, और जब वो सब लोग उसे चीज को दिखा देते हैं, तो वह अंदर जा सकते हैं। जब रुद्रांश और ध्रुव ने यह नजारा देखा तब रुद्रांश ने कुछ सोचकर उसे द्वारा की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे ध्रुव भी जाने लगा। जब वह दोनों वहां पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश करने लगे, तभी उन 2 गार्ड ने ध्रुव और रुद्रांश को वहीं पर रोक दिया और फिर उनसे बोले, सर आप अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर रुद्रांश उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? जिस पर वह गार्ड बोला, सर इस द्वार में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास वीआईपी कार्ड हो। क्या आपके पास कोई वीआईपी कार्ड है? जब रुद्रांश ने उस गार्ड की बात सुनी तो कुछ सोचते हुए बोला, देखो मेरे पास कोई वीआईपी कार्ड तो नहीं है, पर मेरे पास। रुद्रांश आगे कुछ बोलता कि तभी वह गार्ड बीच में बोल पड़ा, सॉरी सर, अगर आपके पास कोई वीआईपी कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते।
ये सुनकर रुद्रांश थोड़ा गुस्सा हो गया, पर फिर उसने अपने गुस्से को दबाते करते हुए उस गार्ड से बोला, देखो पहले मेरी बात पूरी सुन लो फिर बोलना। इतना कहकर रुद्रांश अपनी जेब से कुछ निकलने लगा। इधर वह गार्ड भी रुद्रांश की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होने लगा। और इसी गुस्से के साथ रुद्रांश को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि रुद्रांश अपनी जेब से कुछ निकल रहा था। रुद्रांश अपनी जेब से एक काले रंग का कार्ड निकालकर उस गार्ड के सामने दिखाते हुए बोला, मेरे पास कोई भी वीआईपी कार्ड नहीं है, पर मेरे पास यह है, क्या इससे काम चल जाएगा? इतना क्या कर रुद्रांश उस कार्ड को गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड ने उस काले कार्ड को देखा, तब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए डर के साथ बोला, सॉरी सर, मैंने आपको अंदर जाने से रोक दिया। अगर आप इस कार्ड को पहले ही दिखा देते तो मैं आपको अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकता। अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जब रुद्रांश ने उस गार्ड की बात सुन तब उसने कुछ नहीं बोला, बस अपने कार्ड को वापस लेते हुए नीलामी घर के अंदर चला गया। उसके पीछे ध्रुव भी चला गया। जब वह नीलामी घर के अंदर गया तब उनके पास एक सुंदर सी लड़की आ गई और फिर उनसे बोली, माफ कीजिए सर, क्या आप अपना कार्ड मुझे दिखा सकते हैं? जब रुद्रांश ने उस लड़की की बात सुनी तो रुद्रांश ने अपनी कार्ड उस लड़की को दिखा दिया। जब उस लड़की ने रुद्रांश और ध्रुव की कार्ड देखी तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर उसने बड़ी इज्जत के साथ बोला, सर कृपया आप मेरे साथ चले। जिसे सुनकर रुद्रांश और ध्रुव ने अपना सर हिला दिया और फिर लड़की के पीछे पीछे चले गए। कुछ दूरी तक जाने के बाद रुद्रांश उस लड़की से बोला, जरा सुनिए, मैं कुछ चीजें नीलम करना चाहता हूँ। क्या आप बता सकती हैं मुझे इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जब उस लड़की ने रुद्रांश की बात सुनी तब उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, जी सर, आप कृपया मेरे साथ चले। इतना कहकर वो फिर से एक दिशा की तरफ जाने लगी। इधर रुद्रांश और ध्रुव भी उसी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ समय उसके पीछे जाने के बाद वह एक कमरे में पहुंचे जहां पर उस लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दिया। एक बार अंदर से एक वृद्ध आवाज सुनाई दिया, अंदर आ जाओ। जिसे सुनकर वह लड़की रुद्रांश और ध्रुव को बाहर रुकने को बोलकर खुद अंदर चली गई। कुछ समय बाद उस कमरे से बाहर आ गई और फिर ध्रुव और रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, सर आप अंदर जा सकते हैं और आप जो भी सामान नीलामी करना चाहते हैं वह अंदर के बुजुर्ग को दे दीजिएगा, जिससे वह उस सामान की जांच करने के बाद नीलामी के लिए रख देंगे। जिसे सुनकर ध्रुव और रुद्रांश ने अपनी सर हाँ में हिला दिया और फिर दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। उस कमरे के अंदर जाने के बाद रुद्रांश और ध्रुव ने देखा कि उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अनुभवी मालूम पड़ रहे थे, एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने दो और खाली कुर्सी थी। जब उसी बूढ़े आदमी ने रुद्रांश और ध्रुव को अंदर आते हुए देखा तब उसने उन दोनों से मुस्कुराते हुए बोला, आए आए यंग मैन। जिसे सुनकर रुद्रांश और ध्रुव ने उनकी तरफ देखते हुए उनको प्रणाम किया और बोला, प्रणाम बुजुर्ग। जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। इसके बाद उसने रुद्रांश और ध्रुव को बैठने का इशारा किया। इसके बाद रुद्रांश और ध्रुव खाली कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उनसे बोला, तो बताए आपको कौन सी वस्तु नीलम करनी है? जिसे सुनकर रुद्रांश ने अपनों पोटली से नीले रंग की बोतल निकाली और उस बूढ़े व्यक्ति के सामने रख दिया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों बोतलों को देखा तब उसने फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या है? क्या आप इसके बारे में कुछ विस्तार से मुझे बताएंगे? जिसे सुनकर रुद्रांश उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखते हुए एक नीले रंग की बोतल को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, यह एक अंदरूनी क्षति गोली है। ये किसी भी योद्धा के अंदरूनी जख्मों को भर सकती है। जिसे सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी अंदरूनी जख्मों को भरने वाली गोली अत्यंत दुर्लभ होती है। इसे तो किसी तीसरे स्तर के वैद्य को भी बनाने के लिए बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। उसे गोली के बारे में जानने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बोतल को रुद्रांश से अपने हाथों में ले लिया और फिर उस गोली को ध्यान से देखने लगा। इसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, आप कृपया मेरे साथ चले। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति उठकर अपने कमरे के पीछे की तरफ जाने लगा। वहां पर एक दरवाजा था, जिसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला गया, जिसे देखकर रुद्राक्ष और ध्रुव भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब वह दोनों अंदर पहुंचे तब वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके पास एक दूसरे स्तर के वैद्य का बेच था, वहां पर कुछ औषधि को जांच रहा था। उसको देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसने रुद्रांश को साथ में लाया था, वह बोला, वैद्य निहाल, आप कृपया मेरे इस दोस्त का औषधि का परीक्षण करके बताएं कि इस औषधि का उचित मूल्य कितना होना चाहिए।
तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश की गोली होगी नीलाम? क्या नीलामी घर में रुद्रांश सिर्फ अपनी गोलियों को नीलम करने आया था या फिर नीलामी में किसी चीज को खरीदेगा भी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 24 प्राचीन हथौड़े की नीलामी। पिछले भाग में रुद्रांश अपनी गोलियों को नीलम करने के लिए नीलामी घर जाता है। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति रुद्रांश के गोलियों को जांच करने के लिए ले जाता है। अब आगे जब वैद्य निहाल ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी तो उसने बूढ़े व्यक्ति की तरफ एक नजर देखा, फिर रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देख उसके बाद वह उस बूढ़े व्यक्ति से वह गोली की बोतल को लिया और अपने मैच के पास ले गया। वो उस बोतल को अपने मेज के पास ले जाकर उसको खोला। तब उसकी आंखें चौंधी हो गई। उसने बोतल के अंदर जो गोली थी उसके सुगंध से ही उसको पता चल गया कि यह गोली एक असाधारण गोली है। उसने बड़ी उत्सुकता से उस गोली को बोतल से बाहर निकाला और उसके ऊपर कुछ प्रयोग करने लगा। कुछ समय ऐसे ही प्रयोग करने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उस गोली को वापस उस बोतल में भरकर रुद्रांश और उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया और उससे बोला, नीलावर, ये गोली बहुत ही ज्यादा असरदार है। ये गोली किसी भी साधारण मनुष्य स्तर वाले योद्धाओं के अंदरूनी जख्म पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और अगर कोई उससे भी ज्यादा स्तर का योद्धा इसे सेवन करे तो उसके जख्म 50 से 60% तक क्षतिपूर्ति कर सकता है। जिसे सुनकर नीलावर की भी आश्चर्य का कोई सीमा ना रहा। आश्चर्य के साथ वह उसे वैद्य की तरफ देखते हुए बोले, तो वैद्य निहाल, इस गोली की कीमत तो कम से कम 10,000 सोने के सिक्के होने चाहिए, है ना? जिस पर उस वैद्य ने भी अपना सर हिला दिया। इसके बाद वह वैद्य मुस्कुराते हुए रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, छोटे दोस्त, क्या मैं जान सकता हूं कि यह गोली किसने बनाई है? जिस पर रुद्रांश बोला, माफ कीजिए वरिष्ठ, यह मेरे आचार्य ने बनाया है। वे एक बहुत ही बड़े वैद्य है, पर मुझे खेद है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे आचार्य ने मुझे अपना परिचय किसी को भी बताने से मना किया है। जाहिर सी बात है रुद्रांश उस गोली की सच्चाई नहीं बताने वाला था। रुद्रांश की बात सुनकर दोनों बूढ़ों ने अपने मन ही मन आहे भरी और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है छोट भाई, कोई बात नहीं। इसके बाद वह नीलांबर, जो कि रुद्रांश और ध्रुव को अपने साथ लाया था, वहां से चलने का किया। जब रुद्रांश ने जाने का इशारा देखा तब उसने उनको रोकते हुए बोला, वरिष्ठ, मेरी एक और गोली भी है जो कि मैं नीलम करना चाहता हूं। जब नीलावर ने रुद्रांश की बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी एक चमक सी आ गई। फिर उसको याद आया कि रुद्रांश ने 2 बोतल दिखाई थी। इधर रुद्रांश ने अपनी बात कहने के बाद उसी गोली के बोतल को नीलांबर को पकड़ा दिया। जब नीलांबर ने उस गोली की बोतल को पकड़ा तो वह उत्सुकता से उस गोली के बोतल को खोलना चाहता था। वह भी खोलने ही वाला था कि तभी वैद्य निहाल ने नीलांबर से वह गोली का बोतल छीन लिया और उसका ढक्कन खोल दिया। जब वैद्य निहाल ने उस बोतल को खोला तब उसमें से एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जा महसूस हुआ। वह भी उस गोली की ऊर्जा को महसूस कर ही रहे थे कि तभी रुद्रांश बोला, वरिष्ठ, ये कोई साधारण गोली नहीं है। ये किसी भी योद्धा के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। अगर कोई योद्धा अपनी युद्ध के अंतिम चरणों में जब वह पराजित होने वाला हो और इस गोली का सेवन करें, तो उस योद्धा का युद्ध स्तर कुछ समय के लिए 2 पड़ाव तक बढ़ जाएगा। जब वैद्य निहाल ने रुद्रांश की बात सुनी तब उनको एक बड़ा सा झटका लगा। उनका शरीर इतनी जोरों से कांपने लगा कि लगभग वह गोली का बोतल उनके हाथों से गिरने ही वाला था। पर उन्होंने वक्त पर अपने आप को संभाल लिया और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। नीलांबर को भी रुद्रांश की बात सुनकर एक झटका लगा। दरअसल ऐसी गोलियां सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति बना सकता है जिसके पास अनंत ज्ञान हो, और ऐसी गोलियां शक्तिनगर राज्य में मिलना लगभग असंभव है। रुद्रांश ने उनकी बातें सुनकर अपना सर संतुष्टि में हिला दिया। इसके बाद वह बोला, वरिष्ठ, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उस गोली की जांच कर सकते हैं। जिसे सुनकर वैद्य निहाल मजबूरी में अपना कर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने उस गोली का भी जांच किया और फिर उस गोल को उस बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम नीलावर था उसको पकड़ा दिया। इसके बाद उसके मुख पर एक संतुष्टि भरे मुस्कान आ गया। अब तक नीलावर को भी यह बात समझ में आ गई थी कि उसको रुद्रांश को हमेशा खुश रखना पड़ेगा। और नीलावर को इस बात का भी पता चल चुका था कि रुद्रांश ने जो भी बोला था वह सब सच है।
इसके बाद उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, छोटे दोस्त, क्या आप इस गोली को आज ही नीलम करना चाहते हैं? जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। जब नीलांबर ने रुद्रांश की बात सुनी तब उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है छोटे दोस्त, आप कृपया आज की नीलामी के शुरू होने का इंतजार करें और अगर आप चाहे तो उस नीलामी में भाग भी ले सकते। आपको सुचित्रा आपा की जगह पर ले जाएगी। जब रुद्रांश ने नीलांबर की बात सुनी तब उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। दरअसल जिस लड़की ने रुद्रांश को नीलांबर के पास लेकर आई थी उसका नाम सुचित्रा था। इसके बाद नीलांबर ने सुचित्रा को बुलाया तब सुचित्रा अंदर आ गई। सुचित्रा को देखते हुए नीलांबर बोला, सुचित्रा ये हमारे मेहमान है, इनका खास ख्याल रखना और अब तुम इनको उनके स्थान पर लेकर जाओ। इसे सुनकर सुचित्रा ने अपना सर हिला दिया और फिर रुद्रांश को बड़ी ही इज्जत के साथ नीलामी घर में उनकी जगह पर ले गई। उस कमरे से बाहर आने के बाद रुद्रांश और ध्रुव सुचित्रा के साथ एक और कमरे में आ गए। जब वे दोनों अंदर गए तब उन्होंने देखा कि उस कमरे में कोई और नहीं था। वह कमरा इस तरह से बनाया गया था जिससे किसी को भी उसके अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। उस कमरे में रुद्रांश और ध्रुव को नीलामी मंच पूरी तरह से दिख रहा था। अंदर आने के बाद सुचित्रा ने रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, सर, आप दोनों यहाँ पर बैठ जाएं। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जिसे सुनकर ध्रुव और रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद सुचित्रा बोली, मैं आपके कमरे में यहीं पर रहूंगी, अगर आपको कोई वास्तु पसंद आए तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं आपके लिए बोली लगा दूंगी। ये सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया और वहां पर आराम से बैठ गया। कुछ समय ऐसे ही बैठकर इंतजार करने के बाद मंच पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। फिर उसने अपने चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, मैं विनय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नीलम नीलामी घर में। जैसे कि आप जानते हैं, आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का दिन अत्यंत ही मूल्यवान वस्तुएं नीलामी के लिए आती है। तो क्या आप सभी तैयार हैं नीलामी के लिए? जब सभी लोगों ने उस व्यक्ति की बात सुनी तब सभी ने चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ हमें पता है, अब जल्दी से नीलामी शुरू करो। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो कि इस नीलामी का मेजबान था सभी लोगों की उत्सुकता से भरी बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए सबको शांत किया और फिर सभी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है तो फिर तैयार हो जाए आज की पहली वास्तु के नीलामी के लिए। इतना कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। इसके बाद उस मंच पर एक लड़की एक थाली लेकर आई जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। उस लड़की ने उस थाली को मंच पर रख दिया और वापस चली गई। जब वह लड़की चली गई उसके बाद विनय ने उस थाली से कपड़ा हटा दिया, जिसकी वजह से सबको दिखा कि वहां पर एक नीला स्टोन रखा हुआ था। इसके बाद विनय ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह एक जानवर का शक्ति स्टोन है। हमने इसकी जांच की और यह एक तीसरे स्तर के जानवर का शक्ति स्टोन है। जब सभी लोगों ने विनय की बात सुनी तो सभी आपस में बातें करने लगे। दरअसल शक्तिनगर राज्य जैसे छोटे राज्य में किसी तीसरे स्तर के जानवर का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। इस वजह से सभी लोग उस शक्ति स्टोन को देखकर आश्चर्यचकित थे। इसके बाद विनय ने फिर से सभी की तरफ देखते हुए बोला, जैसा कि आप सभी को पता है, इस शक्ति स्टोन को अगर कोई अवशोषित कर ले तो उसके युद्ध स्तर में बढ़ोतरी जरूर होगी। इस शक्ति स्टोन के जरिए आप कई प्रकार की औषधि बना सकते हैं। इतना कहकर वह सभी की तरफ ध्यान से देखने लगा। फिर कुछ समय रुकने के बाद उसने सभी से बोला, इस शक्ति स्टोन की बोली शुरू होती है 1000 सोने के सिक्कों से। इतना कहने के बाद वह सभी की तरफ देखने लगा। विनय के बोलते ही वहां पर एक आवाज सुनाई दिया, 1100 सोने के सिक्के। इसके बाद एक और बोला, 1150 सोने के सिक्के। ऐसे करते करते शक्ति स्टोन की कीमत 1600 सोने के सिक्कों तक चला गया। इधर रुद्रांश भी उस शक्ति स्टोन को देख रहा था, पर उसने उस शक्ति स्टोन पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ समय बोली लगने के बाद वह शक्ति स्टोन 2000 सोने के सिक्कों में बिक गया। विनय ने फिर से 2 बार ताली बजाई जिसके पास 2 सेवक एक लकड़ी के बक्से को मंच पर ले आए और फिर वहां से चले गए। विनय ने उस बक्से को खोला तो सभी ने देखा कि उस बक्से के अंदर एक जंग लगा हुआ हथौड़ा रखा हुआ था। जब रुद्रांश ने उस हथौड़े को देखा तब उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया और उस हथौड़े को ध्यान से देखने लगा। उस हथौड़े को देखने के बाद रुद्रांश को इसके बारे में पता चला कि वह एक तीसरे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध हथियार है।
जिससे उसकी आंखों में चमक सी आ गई। इधर विनय ने उस हथियार को सबको दिखाते हुए बोला, ये हथौड़ा एक प्राचीन हथियार है। हालांकि जब हमने इस हथियार की जांच की तब हमें पता चला कि यह एक दूसरे श्रेणी का युद्ध हथियार है। जब सभी ने विनय की बात सुनी तो सभी लोगों में से एक ने चिल्लाते हुए बोला, विनय तुम इस दूसरे स्तर के हथियार को क्यों लाए हो? हमारे शक्तिनगर राज्य में बहुत सी दूसरे स्तर के हथियार हैं, हटाओ इसे। ऐसे ही कुछ और लोग भी बोलने लगे। दरअसल शक्तिनगर राज्य भले ही एक छोटा राज्य था, पर इस राज्य में प्रमुख परिवारों के पास दूसरे स्तर का या फिर दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध हथियार जरूर था। जब विनय ने सबकी बात सुनी तब उसने सबको शांत करने हुए बोला, आप सभी शांत हो जाएं। भले ही यह हथौड़ा एक दूसरे स्तर का युद्ध हथियार है, पर यह एक प्राचीन कलाकृति है। और आप सभी को तो पता ही है कि प्राचीन कलाकृति कितने दुर्लभ होते हैं। जब सभी ने विनय की बात सुनी तो सभी चुप पड़ गए। सब कुछ चुप होता देख विनय आगे बोला, अब हम इस हथौड़े की बोली शुरू करते हैं। इस हथौड़े की बोली शुरू होती है 10,000 सोने के सिक्कों से। जब विनय की बात सभी ने सुनी तब वहां पर थोड़ी शांति छा गई। कोई भी उस हथौड़े को खरीदना नहीं चाहता था। कुछ समय ऐसे ही शांति के बाद वहां पर एक आवाज सुनाई दिया, 10,500 सोने के सिक्के, जिसे सुनकर सभी उस दिशा में देखने लगे। वहां एक कमरे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो कि एक प्राचीन कलाकृति का शौकीन व्यक्ति था। उसे देखकर सभी बातें करने लगे। एक आदमी बोला, ये तो शुभंकर का कमरा है ना? मैंने सुना है इसे पुरानी वस्तुएं रखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ईश्वर, दूसरे ने सर हिला दिया। जब उस व्यक्ति ने बोली को आगे बढ़ाया तभी विनय उनकी तरफ देखते हुए बोला, कमरा नंबर 126 ने इस हथौड़े की बोली 10,500 की लगाई है। क्या कोई और है जो इससे आगे बोली लगाना चाहता है? इतना कहकर वो सभी की तरफ देखने लगा। कुछ समय बाद फिर से एक आवाज सुनाई दिया, 11,000 सोने के सिक्के। जब सभी ने दूसरी आवाज की तरफ देखा तब उनको पता चला कि यह एक योद्धा है, जो कि दिखने में बहुत ही हटा-कटा दिख रहा है। इसके बाद फिर से एक आवाज दी, 11,200 सोने के सिक्के। ऐसे ही वह हथौड़े की कीमत 13,000 तक पहुंच गया। ये बोली कोई और नहीं बल्कि शुभांकर ने ही लगाई थी। जिसे सुनने के बाद विनय ने आगे बोला, 13,000 सोने के सिक्के, क्या कोई और आगे बोली बढ़ाना चाहता है? सभी लोग विनय की बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि किसी भी दूसरे स्तर के हथियार की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती थी। इतने में तो दूसरे स्तर के मध्यम श्रेणी का युद्ध हथियार मिल जाता है। इधर जब विनय ने देखा कि अब कोई बोली आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो उसने अपने मन ही मन आहे भरने लगा और फिर आगे बोलना शुरू किया, क्योंकि कोई भी अब आगे बोली नहीं बढ़ाना चाहता तो मैं इस हथौड़े की गिनती शुरू कर रहा हूँ। 13,000 सोने के सिक्के 1, 13,000 सोने के सिक्के 2। विनय अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी सभी को एक आवाज सुनाई दिया, 13,200 सोने के सिक्के। जब सभी ने वह आवाज को सुना तब सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि वो कैमरा जहां से वह बजाई थी वह किसका था, पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर शुभांकर भी उस बोली को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने मन ही मन बोला, ऐसा कौन है जो इस हथौड़े को इतनी कीमत लगाकर खरीदना चाहता है? पर उसको इस बात का कोई भी कुछ भी पता नहीं चला। जब विनय ने उस आवाज को सुना तब वह भी उत्सुकता बस उस कमरे की तरफ देखने लगा और फिर वह बोला, कमरा नंबर 135 के मित्र ने इस हथौड़े के लिए 13,000 सोने के सिक्के की बोली लगाई है। क्या कोई और आगे बोली लगाना चाहता है? पर कोई भी विनय की बात का जवाब नहीं दिया। इधर कमरा नंबर 135 में ध्रुव रुद्रांश की तरफ बड़े ही हैरानी से देखने लगा और फिर उससे धीमी आवाज में बोला, रुद्रांश भाई, आपने उस हथौड़े को क्यों खरीदा? वह तो सिर्फ एक दूसरे स्टार का युद्ध हथियार है ना, जबकि आपके पास तो स्वर्ग श्रेणी का युद्ध हथियार है। दरअसल ध्रुव को रुद्रांश ने पहले से ही बता दिया था कि उसको नेत्र सम्राट की अंगूठी से उसे एक स्वर्ग श्रेणी का युद्ध हथियार मिला है। जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी तब उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहकर वह चुप हो गया। इधर ध्रुव भी रुद्रांश की बात सुनकर चुप हो गया। दरअसल रुद्रांश ने जब उस हथौड़े को अपनी आंखों की शक्ति से जांचा, तब उसको ये तो पता चला ही कि वह हथौड़ा एक तीसरे का युद्ध हथियार है। उसके अलावा रुद्रांश को उसमें कुछ रेखाएं भी बनी हुई देखी। इस वजह से रुद्रांश ने उस हथौड़े को खरीदने की सोची और फिर उसने सुचित्रा को उस हथौड़े के लिए बोली लगाने के लिए बोला।
इधर जब किसी ने विनय की बात का कोई जवाब नहीं दिया तब उसने अपना सर हिलाते हुए आगे बोला, क्योंकि कोई और आगे की बोली नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए अब मैं इसकी गिनती शुरू करता हूँ। तो इस हथौड़ी के लिए बोली है 13,200 सोने के सिक्के। 13,200 सोने के सिक्के 1, 13,200 सोने के सिक्के 2, 13,200 सोने के सिक्के 3। ये हथौड़ा आपका हुआ। फिर उसने मुस्कुराते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, सोने के सिक्कों को काउंटर में जमा करने के बाद आप इस हथौड़े को ले जा सकते हैं। क्या होगा आगे, क्या है उस प्राचीन हथौड़े में, क्या करेगा रुद्रांश उस हथौड़े को लेकर? क्या उसने कोई गलती कर दी है इस हथौड़े को खरीद कर? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। 25 रुद्रांश के गोलियों की नीलामी। विनय की बात सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। इधर विनय ने हथौड़े की नीलामी के बाद और भी कुछ वस्तु नीलामी के लिए लाया, जिनमें कुछ हथियार, कुछ प्राचीन वस्तुएं, कुछ कवच आदि शामिल थे। पर रुद्रांश ने उन सभी वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। कुछ वस्तुएं नीलामी होने के बाद विनय सब की तरफ देखकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए सभी की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों कृपया ध्यान दें, आज एक बहुत ही दुर्लभ गोली हमारे नीलामी घर में आया है। जब सभी ने विनय की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर उत्सुकता आ गया और सभी लोग विनय की तरफ बड़े ही रुचि के साथ देखने लगे। इधर सभी का ध्यान अपनी तरफ होता हुआ देखकर विनय मुस्कुराया, फिर उसने 2 बार ताली बजाई। इसके बाद मंच पर एक लड़की थाली में एक बोतल लेकर आ गई। उस लड़की के आते ही सभी लोगों का ध्यान उस थाली पर रखी बोतल पर गई। वे सभी बड़ी ही उत्सुक नजरों से उस बोतल को देख रहे थे। जब विनय ने सभी को उस बोतल को देखते हुए देखा तब विनय ने मुस्कुराते हुए सबसे बोला, आप ये जो बोतल देख रहे हैं, इस बोतल में एक बहुत ही प्रभावशाली गोली रखी हुई है। यह एक आंतरिक जख्मों को भरने वाली गोली है। ये गोली किसी भी मनुष्य स्तर के योद्धा के आंतरिक जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्य से विनय की तरफ देखने लगे। कुछ तो चिल्लाकर बोले, विनय, क्या ये सच में किसी साधारण मनुष्य स्तर के योद्धाओं के आंतरिक जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है? जब विनय ने सबकी उत्सुकता से भारी बातें सुनी तब उसने सबसे मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल, हमारे वैद्य इस गोली की जांच कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि यह गोली किसी भी साधारण मनुष्य स्तर के योद्धा के अंदरूनी जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, चाहे वह जितना भी क्षतिग्रस्त हो गई हो। और उनका ये भी कहना है कि अगर कोई योद्धा जो कि साधारण मनुष्य स्तर से ऊपर हो तो उसका भी जख्म लगभग 50 से 60% तक भर सकता है। जब सभी लोग इस गोली की खासियत सुनी तब सभी को उस गोली के बारे में बहुत सी बातें शुरू हो गई। जब विनय ने देखा कि सभी लोग इस गोली के बारे में बहुत ही उत्सुक हैं, तब उसने फिर सबसे कहा, तो ज्यादा देर ना करते हुए इस गोली के लिए बोली शुरू करते हैं। इसके बाद वह आगे बोला, तो इस गोली की शुरुआती बोली आप सबके लिए 9,000 सोने के सिक्के रखी जाती है। इतना सुनकर भी किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सभी को पता है कि इस प्रकार की गोलियां बाजार में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और अगर मिल भी जाए तो भी उसकी कीमत कम से कम 7 से 8,000 सोने के सिक्के तो होंगे ही। इधर विनय के बोलते ही वहां पर एक आवाज आती है, 10,000 सोने के सिक्के। इसके बाद एक और आवाज आती है, 14,000 सोने के सिक्के। ऐसा करते करते गोली की कीमत 26,000 सोने के सिक्के तक पहुंच जाती है। गोली की इतनी कीमत बढ़ने की वजह से आधे से ज्यादा लोग अब नीलामी से हट जाते हैं। कुछ समय तक बोली ना बढ़ने के बाद विनय अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है, 30,000 सोने के सिक्के। जब सभी ने उस आवाज को सुना तब सब लोग पलटकर उस दिशा में देखने लगे जिस दिशा से वह आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर से यह आवाज आ रही थी। उस कमरे को देखते ही लोगों के बीच में से एक ने हैरानी से बोल, अरे ये तो महामंत्री जी का कमरा है। पर इस गोली का मंत्री जी क्या करेंगे? जिस पर दूसरा आदमी जो कि इस आदमी की बात सुन रहा था, वह बोला, अरे भाई, मैंने सुना था राजकुमार विश्वरूप किसी कारण से अंदरूनी तौर से जख्मी है। शायद मंत्री जी राजकुमार के ही जख्म को भरने के लिए ये गोली खरीदना चाहते हैं। जिस पर एक दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, तुमने सही कहा है। सभी को पता है कि मंत्री जी शाही परिवार के सबसे वफादार व्यक्तियों में से एक हैं। इधर विनय भी राजकुमार की हालत के बारे में जानता था, पर उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। विनय ने फिर आगे बोला, महामंत्री जी ने इस गोली के लिए 30,000 की बोली लगाई है, क्या कोई है जो इसके आगे की बोली लगाना चाहता हो? जिसे सुनकर सभी चुप हो गए। विनय ने जानबूझकर महामंत्री का नाम लिया, क्योंकि यह कई रहस्य की बात नहीं है।
यहाँ पर कुछ विशेष मेहमानों के लिए कुछ कमरा आरक्षित रखे जाते हैं, जहाँ पर वह व्यक्ति जब भी नीलामी घर आता है तो वह उस कमरे में बैठता है। इसीलिए सभी को पता था कि उस कमरे में महामंत्री बैठे हैं। विनय के पूछने के बाद जब उसने देखा कि कोई भी आगे की बोली नहीं बढ़ा रहे हैं, तब उसने अपना कर हिला हुए हुए आगे बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस गोली की गिनती शुरू करता हूँ। इसके बाद उसने आगे बोलना जारी रखा, इस गोली के लिए बोली लगाई गई है 30,000 सोने के सिक्के, 30,000 सोने के सिक्के 1, 30,000 सोने के सिक्के 2, 30,000 सोने के सिक्के 3। ये गोली अब महामंत्री जी का हुआ। इतना सुनते ही सभी लोगों ने मन ही मन आहे भरने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। इधर रुद्रांश ने जब अपनी गोली की कीमत इतना अधिक होता हुआ देखा, तब वह आश्चर्यचकित हो गया। ध्रुव तो उससे भी ज्यादा हैरान था। उन दोनों ने कभी भी उस गोली की कीमत इतना ज्यादा होने की कल्पना भी नहीं किया था। उस गोली के नीलामी के बाद विनय ने एक और बार ताली बजाई। इसके बाद वहां पर एक और गोली की बोतल लाया गया। उस बोतल के मंच पर आने के बाद विनय ने सभी की तरफ देखकर बोला, इस नीलामी के सभी मेहमान निराश ना हो। आप सभी के लिए हमारे नीलामी घर में एक और अद्भुत गोली आया है। जब विनय की बात सभी ने सुनी तब उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आया और वे सब विनय की तरफ जिज्ञासा से देखने लगे। सभी की निगाहें अपनी तरफ होता हुआ देखकर विनय ने मुस्कुराते हुए उस बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस बोतल में एक त्वरित शक्तिवर्धक गोली है। अगर कोई योद्धा इस गोली को खा ले तो उसका युद्ध स्तर कुछ समय के लिए 2 पड़ाव तक बढ़ जाता है। विनय की बात सुनते ही सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। इसके बाद विनय ने सभी की तरफ देखते हुए आगे बोला, हालांकि यह गोली सिर्फ स्वादिष्ठान चक्रीय योद्धा या फिर उससे कम स्तर के योद्धाओं के लिए उपयोगी है। इसके बाद विनय ने उस गोली के बारे में बाकी सभी जानकारियां भी दे दिया। जब सभी लोग विनय की बात सुनी तब सभी की आंखों में हैरानी के साथ लालच भी देखने लगा। हालांकि वह गोली सिर्फ किसी स्वादिष्ठान चक्रीय योद्धा या फिर उसे कम स्तर के योद्धा के लिए उपयोगी हो सकता था, पर फिर भी ये बहुत सी योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ। इन्हीं लोगों में से एक ऐसा भी योद्धा था जिसकी आंखों में इस गोली को देखकर चमक बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इधर बिनाया ने जब सबकी निगाहों को उस गोली की तरफ होता हुआ देखा, तब वह समझ गया कि आंखों में कैसा भाव है। सबकी लालची निगाहें देखकर विनय ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सभी की तरफ देखकर आगे बोला, तो सभी तैयार हो जाए इस गोली को खरीदने के लिए। इस गोली की नीलामी शुरू होती है 18,000 सोने के सिक्कों से। जब सभी ने विनय की बात सुनी तब वहां पर बैठे आधे से ज्यादा लोग इस गोली के नीलामी से हट गए। भले ही उनके मन में लालच था, पर वे भी जानते थे कि उस गोली को पाने के लिए उनको बहुत से सिक्के खर्च करने पड़ते और उनके पास इतने पैसे ही नहीं था। इधर विनय के बोलते ही वहां पर बोलियां शुरू हो गई। एक आदमी ने बोला 20,000 सोने के सिक्के। उसके इतना बोलते ही एक और आदमी बोला 25,000 सोने के सिक्के। एक और बोला 32,000 सोने के सिक्के। इतने सोने के सिक्के तक बोली जाने के बाद भी लोगों की बोली बढ़ती ही चली गई। दरअसल ये गोली पूरे शक्तिनगर राज्य में पूरे 100 सालों में सिर्फ एक बार ही दिखाई दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ शक्तिनगर के राजा के पास था। उन्होंने ऐसी गोली का इस्तेमाल पिछले जंग में कर चुके थे। उस जंग में सभी ने उस गोली का कमाल देखा था। उस दिन जंग में महाराज लगभग मर ही गए थे, पर इस गोली की मदद से उन्होंने अंतिम समय में अपने विरोधी को मार गिराया था। ऐसी गोली को भला कौन सा योद्धा नहीं खरीदना चाहेगा। कुछ समय ऐसे ही बोली लगाने के बाद उस गोली की कीमत 47,000 सोने के सिक्कों तक चली गई। लोगों ने सोचा कि इसके आगे कोई भी बोली नहीं लग सकता। तभी दूर एक कमरे से एक शांत आवाज सभी को सुनाई दिया, 55,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने उस बोली को सुना तो सभी उत्सुकता बस उस तरफ देखने लगे जहां से इस बोली को लगाया था। वह एक 16 से 17 साल का नौजवान था, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्य से आपस में बातें करने लगे, ये तो सेनापति शूलपाणी का बड़ा बेटा विराज है ना। मैंने सुना है कि यह अपने पिता की तरह ताकतवर और कुशल योद्धा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि यह अपने पिता से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसने अभी अभी स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश किया है और इस बार की जंग में शामिल होना चाहता है। इधर सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी विनय ने सबकी ओर देखते हुए बोला, इस गोली की 55,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई गई है। क्या कोई और है जो इस गली के लिए बोली आगे बढ़ाना चाहता है। इतना कहकर वो सभी की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि अब कोई भी 55,000 से आगे की बोली नहीं लग रहे हैं।
इसके बाद उसने अपना सर हिला दिया और फिर आगे बोला, इस गोली के 55,000 सोने के सिक्कों की बोली लगी है। 55,000 सोने के सिक्के 1, 55,000 सोने के सिक्के 2, 55,000 सोने के सिक्के 3। इसके बाद उसने उस युवक की तरफ देखते हुए बोला, योद्धा ये गोली तुम्हारा हुआ। काउंटर में इसकी कीमत देकर तुम इस गोली को ले जा सकते हो। जिसे सुनकर विराज के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सर हिला दिया। इधर रुद्रांश अपने कमरे में खुद से ही बोला, मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मेरी ये दोनों गोलियां इतनी ज्यादा कीमत पर बिक जाएंगी। वह तो अच्छा हुआ कि मैं जंगल में मिली औषधीय पौधों को सुरक्षित अपने अंगूठी में संग्रह कर रखा था। नहीं तो आज मुझे इतने सिक्के कहां से मिलती। इधर ध्रुव उस गोली की इतनी ज्यादा कीमत सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्रांश भाई आप तो कमाल हैं। आपकी ये 2 गोलियां तो इतनी महंगी कीमत पर नीलम हुई है। जिसे सुनकर रुद्रांश कुछ भी नहीं बोला, बस ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर मंच की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ मंच में विनय उस गोली के नीलम होने के बाद कुछ इशारा किया। इसके बाद मंच पर एक लंबी लकड़ी का बक्सा लाया गया। इसके बाद विनय ने उस लकड़ी के बक्से को खोला और सबको दिखाया। जब सभी ने उस लड़की के बक्से के अंदर देखा तब उनकी आंखें चमक गई। विनय ने उस लकड़ी के बक्से की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो दोस्तों तैयार हो जाए आज के हमारे नीलामी का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के लिए। फिर वह उसे वास्तु के विषय में बताने लगा। यह एक तीसरे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध तलवार है। इस तलवार को महान शिल्पकार शैलेश जी ने बनाया है। जब सभी लोगों ने शैलेश जी का नाम सुना तो सभी के बीच तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई। दरअसल शिल्पकार शैलेश शक्तिनगर राज्य के सबसे उत्कृष्ट शिल्पकार थे। उनके हथियार न सिर्फ शक्तिनगर राज्य में प्रसिद्ध है बल्कि आसपास के राज्यों में भी उनके हथियारों की बहुत अधिक मांग है। इसलिए उनके हथियार बहुत ही उच्च कीमत पर बिकती थी। उन्होंने आज तक सिर्फ कुछ ही तीसरे स्तर के हथियार बनाए हैं। इसलिए उनके हथियार सिर्फ राज्य के महत्वपूर्ण लोगों के पास ही हैं। जब रुद्रांश ने उस तलवार को देखा तब उसके चेहरे पर भी एक चमक सी आ गई। पर फिर उसने कुछ सोचकर उस तलवार से अपना निगाहें फेर ली। इधर इसके बाद उस तलवार की नीलामी शुरू हो गई और फिर उस तलवार की कीमत 1,17,000 सोने के सिक्कों में नीलम हुई। वह तलवार शक्तिनगर राज्य के 3 प्रमुख कुलीन परिवारों में से एक साहनी परिवार के बुजुर्ग ने खरीद लिया। नीलामी के खत्म होने के बाद रुद्रांश और ध्रुव उठे और फिर काउंटर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने नीलांबर दिखा। फिर दोनों नीलांबर के पास गए। जब नीलांबर ने उन दोनों को देखा तब उसने मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो छोटे दोस्त, तुम्हारी गोली इतनी अच्छी कीमत पर बिकी है। नीलांबर ने अभी तक उसका रुद्रांश का चेहरा नहीं देखा। दरअसल रुद्रांश नीलामी घर में प्रवेश करते वक्त वह अपना चेहरा ढका हुआ था और अभी भी वह अपना चेहरा ढका हुआ ही काउंटर पर आया था। उसके बाद नीलांबर ने रुद्रांश को मुस्कुराते हुए एक गोल्डन कार्ड निकाला कर रुद्रांश की तरफ बढ़ा दिया, जिसे रुद्रांश ने ले लिया। फिर नीलांबर ने रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, इसमें आपके गोलियों की कीमत है। और क्योंकि आपने हमारे नीलामी घर में अपनी गोली नीलाम किया है, इसलिए आपके मुनाफे का कुछ हिस्सा हमारे नीलामी घर को देना होगा। इस कार्ड से हमने उस राशि को और इसमें हमने आपके हथौड़े की कीमत को भी काट लिया है। इस हिसाब से इस कार्ड में आपकी गोली के 85,000 सिक्कों में से हथौड़े का 13,200 सोने के सिक्के और नीलामी घर आपके मुनाफे से जो 5% की राशि रखेगा उतना काट कर इस गोल्डन कार्ड में 80,750 सोने के सिक्के हैं। जिसे सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद नीलांबर ने रुद्रांश को वह हथौड़ा लकड़ी के बक्से में बंद करके दे दिया, जिसे रुद्रांश ने अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। फिर उसने नीलांबर की तरफ देखकर बोला, ठीक है वरिष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। जिसे सुनकर नीलांबर ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद रुद्रांश वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से नीलांबर बोला, वैसे छोटे दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर रुद्रांश पलटते हुए बोला, रुद्र। रुद्र नाम है मेरा। जिस पर नीलांबर बोला, रुद्र ठीक है रुद्र, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपको अगर कभी किसी चीज की जरूरत है तो हमारे नीलामी घर में हमेशा आपका स्वागत है। जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद वह मुंडा फिर ध्रुव और रुद्रांश नीलामी घर से चले गए। क्या होगा आगे? क्या सच में राजकुमार विश्वरूप घायल है? और क्या रुद्रांश की गोली उनके जख्मों को भर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा।